नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AI हिंदी क्लासेस पर। हम अपनी कक्षाओं में अलंकार का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? हमने आपको उपमेय उपमान के विषय में बताया था, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। क्या प्रकट की जाती है? संभावना प्रकट की जाती है। उदाहरण से आपके स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे, जैसे उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। क्या? तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह। क्या जगह? सागर जगह। अब यदि हम ध्यान दें तो हमारे समझ में आता है, उस काल हमारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये पंक्तियां मैथिली गुप्त जी की हैं। कई बार पूछ लेता है कि पंक्तियां देकर आपसे पूछ लेता है कि निम्न पंक्तियों के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों के लेखक हैं। अभिमन्यु वध से लिया गया है। जब अभिमन्यु का वध हो जाता है उस समय कहते हैं कि और अर्जुन उनके मृत शरीर को देखते हैं, तब उस समय वर्णन किया गया है कि अर्जुन के विषय में कह रहा है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब आप एक बात बताइए, जो मानो आया है, ये हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, हवा के जोर की सागर में संभावना प्रकट की गई है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है। ऐसा लग रहा है कि उनके क्रोध से, उनका क्रोध हवा के जैसा है, हवा के वेग जैसा है, और उससे सोता हुआ सागर भी जग गया है। ऐसी संभावना प्रकट की गई है। और जहां पर संभावना प्रकट की जाती है वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और उदाहरण हम देखेंगे, ये मैं मिटा देता हूं। दूसरा उदाहरण, सोहत ओढ़े पीठ पटू, सोहत ओढ़े पीठ पटू, शाम सलोने गात। क्या? शाम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात। यहाँ देखेंगे हम तो हमारी समझ में आएगा कि सोहत ओढ़े पीठ पटू, अर्थात पीले वस्त्र पहनकर सुंदर लगते हैं श्याम सलोनी गात, श्याम वर्ण वाले, सांवले गात वाले, सांवले रंग वाले श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर सुंदर लगते हैं। और मनहु,
मनहु नीलमणि शैल पर आतप करियो प्रभात। और ऐसा लगता है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर अपने आप प्रभात अर्थात सूर्य की किरणें आकर पड़ गई हो। किस कारण? पीले वस्त्र पहनने के कारण श्री कृष्ण के ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल पर प्रभात सूर्य की किरणें उदय हो गई हों। यहाँ पर भी संभावना प्रकट की गई है। तो हमारी एक बात समझ में आई कि जहां मनहु मानो, जनहु जानो, जनु मनु आदि ऐसे वाचक शब्द आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो, जानो, मनहु, जनहु, मनु, जनु आदि ये सब उत्प्रेक्षा के क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए ये शब्द क्या हैं? वाचक शब्द हैं। क्लियर हो गया होगा? दो उदाहरणों के माध्यम से हमने पढ़ा, जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। और दूसरा, सोहत ओढ़े पीठ पटु शाम सलोने गात, मनहु नीलमणि तैल पर आतपु पड़ियो प्रभात। एक और उदाहरण आपको समझाता हूँ। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर आए, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर आए, हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नहीं। हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नहीं। तो यहाँ पर भी हिम के कणों और पंकज नहीं होने से मानो आया। मानो वाचक शब्द है, तो मानो दोनों के बीच में क्या प्रकट कर रहा है? संभावना प्रकट कर रहा है। तो इन पंक्तियों में क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये पंक्तियां भी मैथिली शरण गुप्त द्वारा ही रचित हैं। इस प्रकार हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार पूर्ण होता है। मुझे लगता है आपके समझ में आ रहा होगा। अगला अलंकार अतिशयोक्ति। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जब किसी उपमेय की ऐसे उपमान के साथ वर्णन किया जाता है जो इस लोक परलोक से परे की बात हो, अर्थात असंभव बातें हों। कहने का आशय ये है कि ऐसा वर्णन जो हमारे लिए आश्चर्यचकित हो या इस लोक परलोक से बढ़ा चढ़ाकर की बात करता हो, इस सांसारिक लोक से परे की बात करता हो, इस सांसारिक लोक से ऊपर बढ़कर बात करता हो, ऐसे उदाहरण, ऐसी पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या ऐसा संभव है कि अभी राणा ने इस पार सोचा ही था और चेतक नदी के उस पार राणा को लेकर कूद गया? अतिशयोक्ति है। यहाँ पर क्या किया गया है? घोड़े की प्रशंसा के लिए बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए इन पंक्तियों में क्या है? अतिशयोक्ति है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई लाल। क्या? हनुमान की पूंछ में लगन ने
पाई आग, लंका सिगरी जल गई। क्या? लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या ऐसा संभव है कि लंका दहन के समय हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और लंका सारी की सारी जलकर निशाचर भाग गए? अतिशोक्ति है ना, आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? अतिशोक्ति होगा। लोक परलोक से बढ़ी हुई बातें, जो लोक परलोक से परे की बातें की जाएं, वे क्या कहलाएंगी? अतिशोक्ति के अंतर्गत आएंगी। जैसे बालों को खोलकर मत चला करो, सूरज दिन में रास्ता भूल जाएगा। क्या नायक नायिका से कहता है कि बालों को खोलकर मत चला करो, सूरज दिन में रास्ता भूल जाएगा। बालों को खोलकर मत चला करो, सूरज दिन में रास्ता भूल जाएगा, सूरज दिन में रास्ता भूल जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी नायिका के बाल खोल लेने पर उसमें सूरज उलझ जाए और रास्ता भूल जाए, भ्रमित हो जाए? तो यहाँ पर क्या है, नायिका के लिए, नायिका की प्रशंसा में अतिशयोक्ति की गई है। इन पंक्तियों में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। एक बहुत प्रसिद्ध गाना है दिलवाले मूवी का, आपने सुना होगा कि तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठी नजर तो सुबह खिले। क्या ऐसा संभव है कि किसी के नजर झुकने से शाम हो जाए और नजर उठने से दिन निकल जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो उन पंक्तियों में भी वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का ही प्रयोग किया गया है। उम्मीद है कि आपके अति उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।